नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज से ठीक 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने गजा में तबाही ला दी है। गजा मलबे में बदल चुका है और पूरी दुनिया आंख बंद कर गजा की दुर्दशा का तमाशा देख रही है। लेकिन अब शांति की उम्मीद दिख रही है। ट्रंप की तरफ से रखे गए शांति प्रस्ताव पर हमास और इजराइल के बीच मिस्र के शर्म अल शेख में बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत सकारात्मक रही है। तो क्या ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास और इजराइल लगाएंगे मुहर? इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। बातचीत में हमास की तरफ से क्या डिमांड की गई है, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और ट्रंप का लग्जरी घर भी ईरान की मिसाइलों की रेंज में। इजरायली पीएम नेतन्याहू के नए दावे से बढ़ी टेंशन। ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले की दी है धमकी। फ्रांस में राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति मैक्रो की बड़ी अपील। लेकॉर्नू से अंतिम वार्ता का नेतृत्व करने की मांग। पद संभालने के 27 दिन में ही लेकॉर्नू ने दिया इस्तीफा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा, जो अपने लोगों पर बम गिराता है, जिनकी सेना 4 लाख महिलाओं का शोषण करे, उन्हें दूसरों को सिखाने का हक नहीं। और चलते चलते में देखेंगे गोल्ड प्लैनेट को। वैज्ञानिकों को सौरमंडल में मिला सोने से भरा ग्रह। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से अमेरिका को भेजी खनिजों की पहली खेप। पाकिस्तान में भड़के लोग। इमरान खान की पार्टी पीटीआई बोली, सीक्रेट सौदे से बिगड़ेंगे देश के हालात। नेपाल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का शेड्यूल किया जारी। 5 मार्च 2026 को वोटिंग। 15 फरवरी से 2 मार्च तक कुल 15 दिनों के लिए कर सकेंगे चुनाव प्रचार। चीन ने J-16 से F-22, F-35 स्टील्थ विमानों को किया लॉक। दोनों जेट्स के पायलटों को पीछे हटने के लिए किया मजबूर। ग्लोबल टाइम्स के दावे से इंडो पैसिफिक में मचा हड़कंप। बस वो एक उपद्रवी है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की निंदा करते हुए बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। थनबर्ग को इजरायल ने गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश के बाद किया निर्वासित। तो हमास और इजरायल के बीच बातचीत शुरू हो गई है। ये बातचीत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रखे गए 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को लेकर हो रही है। दोनों ही देशों के प्रतिनिधि लाल सागर के रिजॉर्ट शहर शर्म अल शेख पहुंचे और बातचीत का पहला दौर शुरू हुआ। वैसे सीधी बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत हो रही है, जहां दोनों के प्रतिनिधि अलग अलग जगह हैं। मिस्र दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका में है। पहले दौरे की बातचीत को सकारात्मक बताया गया है। इस बातचीत को लेकर अल जजीरा अरबी की रिपोर्ट में कहा गया कि हमास ने मध्यस्थों से कहा है कि गजा पर इजरायल की बमबारी लगातार जारी है, जिसके चलते बंदियों की रिहाई का मामला चुनौती बना हुआ है। हमास की तरफ से खलील अल हय्या और जहीर जबरीन बातचीत में शामिल है। ये दोनों ही पिछले महीने दोहा में हुए इजरायली हमले में बच गए थे, पर इजरायल के हमले में 5 दूसरे लोगों की जान चली गई थी। इस बातचीत को लेकर मिस्र के सरकारी समाचार पत्र अल काहिरा न्यूज ने कहा है कि पहले दिन की बातचीत में कैदियों और बंदियों की प्रस्तावित अदला बदली, युद्ध विराम और गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बातचीत में अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और मध्य पूर्व सलाहकार व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी हिस्सा ले रहे हैं। ट्रंप पहले ही हमास को धमकी दे चुके हैं कि अगर हमास गजा की सत्ता छोड़ने से इनकार करता है तो उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इस बीच अल काहिरा की तरफ से दावा किया गया है कि हमास और इजरायल के बीच दूसरे दिन भी यह बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि इस दिन इजरायल पर हमास के हमले के 2 साल पूरे हो रहे हैं, जिसमें 1139 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 250 लोगों को बंदी बना लिया गया था। उसके बाद से ही इजरायल की सेना गजा में कम से कम 68,000 लोगों की जान ले चुकी है। और 6 अक्टूबर को जब मिस्र में इजरायल और हमास के बीच बातचीत चल रही थी, उस दौरान भी इजरायल के हमले में कम से कम 10 फलस्तीनियों की जान गई है। पहले दिन की बातचीत में हमास की तरफ से कहा गया है कि इजरायल की सेना को गजा के आबादी वाले इलाकों से हटकर अपने पहले वाली स्थिति में लौटना होगा। इजरायल की सेना को हर दिन कम से कम 10 घंटे तक गजा के आसमान पर लड़ाकू विमान और ड्रोन की उड़ान रोकनी होगी। और जिस दिन हमास बंधकों की रिहाई करेगा, उस दिन कम से कम 12 घंटे तक इजरायल की तरफ से विमान और ड्रोन नहीं उड़ाए जाएंगे। हमास की तरफ से बंधकों को रिहा किए जाने पर तो सहमति दी जा रही है, लेकिन ट्रंप की उस शर्त पर हमास तैयार नहीं है जिसमें उसे पूरी तरह से निरस्त्र करने की बात कही गई है।
हमास नेता महमूद मरदावी ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर बयान जारी कर कहा है कि वो निरस्त्रीकरण से जुड़े सभी झूठे दावों को सिरे से खारिज करते हैं। ऐसे में इस समझौते पर संकट भी दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल गजा पर हमले को लेकर पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। बेन्यामिन नेतन्याहू के बयान से भी यह साफ हो गया है। उन्होंने यूरोपीय देशों पर हमला करते हुए कहा कि जो काम यूरोप करता था वो काम अब ट्रंप कर रहे हैं। दरअसल यूरोपीय यूनियन में शामिल 27 में से 15 देशों ने फलस्तीनी राज्य बनाने का समर्थन किया है। फिलहाल इस बात की उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही है कि गजा को लेकर हमास और इजरायल के बीच कोई समझौता जल्दी हो सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ईरान को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है, जिसने ट्रंप के ही होश उड़ा दिए हैं। दरअसल हमास की तरफ से शांति प्रस्ताव स्वीकार करने की खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करता है तो वो उस पर फिर से बमबारी करेंगे। आप जानते हैं कि 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था, जिसमें उसने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करके ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया था। अमेरिका ने ईरान की मिसाइलें भी दागी थी। इसी हमले को याद करते हुए अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान 1 महीने के अंदर परमाणु बम बनाने वाला था, लेकिन हमने 22 जून को हमला कर ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। अब वे दोबारा अभियान शुरू कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। मैंने उन्हें यह बता दिया है, आप ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम इसका ध्यान रखेंगे और हम इतना लंबा इंतजार नहीं करेंगे, हम हमला कर देंगे। दरअसल ट्रंप की धमकी का सबसे बड़ा कारण ईरान के तेवरों को माना जा रहा है, जो अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को ही तैयार नहीं है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान वो करे जो अमेरिका की इच्छा है, और इसके लिए अब ईरान पर हमले के बहाने तलाशे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की इच्छा है कि जल्दी ही अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, क्योंकि गजा में जंग खत्म होने के बाद नेतन्याहू की कुर्सी संकट में घिर जाएगी। वो कई मोर्चों पर घर के अंदर ही घिरे हुए हैं और इसीलिए नेतन्याहू ट्रंप को भड़काने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने ईरान को लेकर बड़ा खुलासा भी किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान अब अंतर महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है। ये मिसाइलें 8000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती हैं। इसमें 3000 किलोमीटर और जोड़ दें तो वे अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंच सकती हैं, यानी न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बॉस्टन और मियामी के साथ ही ट्रंप के मारे लागो पर परमाणु हमला हो सकता है। ये वाकई में एक बड़ा खतरा है। नेतन्याहू ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी है कि ईरान के पास परमाणु बम के साथ वो मिसाइलें भी आने वाली हैं जो ट्रंप के घर पर ही परमाणु बम गिरा सकती हैं। यानी ट्रंप को इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि ईरान पर हमला कर देना चाहिए। वैसे ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अमेरिका से बात भी नहीं करेगा और ना ही अपने मिसाइल कार्यक्रम को बंद करेगा जैसा कि ट्रंप चाहते हैं, बल्कि ईरान अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। रूस और चीन के साथ उसने हथियार खरीद की बड़ी डील की है, लेकिन इन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यानी इस बार अगर अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है तो ईरान की तरफ से जोरदार पलटवार होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे फ्रांस में गहराते राजनीतिक संकट की। तो फ्रांस की नवगठित सरकार 27 दिन भी अपना कार्यकाल नहीं चला पाई और नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकार्नो ने इस्तीफा दे दिया। पिछले 1 साल में यह चौथे प्रधानमंत्री का इस्तीफा है, जिसके चलते इमैनुअल मैक्रों के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। देश में पहले से ही राष्ट्रपति मैक्रों के इस्तीफे की मांग उठ रही थी और अब जब एक बार फिर फ्रांस में सरकार गिर गई है तो राष्ट्रपति मैक्रों भी सवालों में घिर गए हैं। फ्रांस की संसद में सबसे ज्यादा सदस्यों वाली दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली ने संसद को भंग करने की मांग कर दी है। इसके साथ ही देश में मैक्रों से सत्ता छोड़ने की मांग जोर पकड़ रही है। इन हालात में अब मैक्रों ने निवर्तमान प्रधानमंत्री लेकॉर्नू से 8 अक्टूबर की शाम तक सभी राजनीतिक दलों के साथ अंतिम बातचीत करने को कहा है, ताकि इस राजनीतिक संकट से निपटा जा सके। हालांकि उनकी इस अपील को लेकर भी मैक्रों की आलोचना हो रही है। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पुनर्जागरण पार्टी के ही महासचिव गैब्रियल अट्टल ने फ्रांसीसी टीवी पर सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति से असहमति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुझे अब मैक्रों के फैसले समझ में नहीं आते और अब मैक्रो भी दबाव में नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो इन हालात की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है
कि अगर इस्तीफा दे चुके प्रधानमंत्री सेबेस्टियन 8 अक्टूबर की शाम को अंतिम वार्ता के लिए दी गई 48 घंटे की समय सीमा के बाद भी असफल रहते हैं तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वैसे दावा तो यह भी किया जा रहा है कि मैक्रो संसद के शक्तिशाली निचले सदन नेशनल असेंबली को भंग करने के संकेत दे रहे हैं, यानी देश में संसदीय चुनाव फिर कराए जा सकते हैं। हालांकि मैक्रो की अपील पर लेकॉर्नू ने सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक बुलाई। दरअसल लेकॉर्नू के इस्तीफे के पीछे की मुख्य वजह दक्षिणपंथी लेस रिपब्लिकन्स पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन से सहयोग वापस लेने को बताया जा रहा है। बीते दिन ही लेकॉर्नू ने राजनीतिक दलों की पक्षपातपूर्ण नीति को अपने इस्तीफे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि फ्रांस की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। क्या देश में नए चुनाव होंगे? क्या मैक्रो इस्तीफा देंगे या फिर वो इस राजनीतिक संकट से उबरने में कामयाब हो जाएंगे? यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान को भारत से मिली फटकार की। तो दोनों देशों के रिश्तों में जो तल्खियां हैं, जो तनाव है, वो किसी से नहीं छिपा। इसी साल मई में दोनों देशों के बीच संघर्ष भी छिड़ा, जिसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच बयानबाजी का सिलसिला चरम पर है। पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे को वैश्विक पटल पर उठा रहा है। इसी सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया तो भारत ने भी उसे आईना दिखा दिया। पाकिस्तान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं को बड़े पैमाने पर शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की हकीकत सबके सामने उजागर कर दी। यूएन में भारत के राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि दुर्भाग्यवश हर साल हमें अपने देश के खिलाफ पाकिस्तान की भ्रामक बातें सुनने को मिलती है। खासकर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जिस भारतीय भूभाग पर वे लालच करते हैं, जो अपने लोगों पर बम गिराए और 4 लाख महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण जैसा अमानवीय अपराध करे, उसे दूसरों को सिखाने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का ध्यान भटकाने और गुमराह करने के लिए झूठ और बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। उन्होंने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने ही लोगों पर बम गिराता है और बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेने जैसी घटनाओं में शामिल रहता है। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की अपनी सेना ने 4 लाख महिलाओं का सामूहिक शोषण किया, उनकी जान ले ली। दरअसल 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश, जिसे तब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वो अलग हो गया था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत तब के पूर्वी पाकिस्तान में क्रूर दमन शुरू किया, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए और महिला नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ऐसे में जब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की महिलाओं का मुद्दा उठाया तो हिंदुस्तान ने उसके झूठे दावों की पोल ही नहीं खोली, बल्कि जमकर क्लास भी लगा दी। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां सोने की भरमार है। जी हां, सोने का नाम सुनते ही आंखों में एक चमक सी आ जाती है ना? जरा सोचिए, अगर कहीं ऐसी जगह मिले जहां सोना ही सोना बिखरा हो तो नजारा कैसा होगा। आज के वक्त में सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। आलम यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा सोना होता है तो उसे अमीर कह दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हमारे सौर मंडल में एक ऐसी जगह है जहां सोने का भंडार है। वैज्ञानिक भी इस ग्रह को गोल्ड प्लैनेट कहते हैं। मजे की बात तो यह है कि यह असल में ग्रह है भी नहीं, लेकिन यहां की मिट्टी वाकई सोना है। 7 मार्च 1852 को एक इतालवी वैज्ञानिक ने इस गोल्ड प्लैनेट की खोज की। उस समय किसी को भी नहीं पता था कि यह कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि धातुओं का खजाना है। यह क्षुद्र ग्रह मार्स और जुपिटर के बीच सूरज के चक्कर लगाता है। यह पूरी तरह से ग्रह तो नहीं है, क्षुद्र ग्रह है, पर इसका रुतबा किसी भी ग्रह से कम नहीं माना जाता। अब इस ग्रह की बात करें तो इसका अंदरूनी हिस्सा निकेल और लोहे का है और ऊपर से सोना, प्लैटिनम और कई कीमती धातुएं। इसे किसी डेड प्लैनेट का हार्ट मानते हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि अगर इस गोल्ड प्लैनेट के सोने को बराबर बराबर बांट दिया जाए तो धरती के 8 अरब लोगों में से हर कोई अरबपति बन जाएगा। नासा भी इस गोल्ड प्लैनेट पर नजरें गड़ाए हुए है। 2022 में उन्होंने इसके लिए मिशन लॉन्च किया था ताकि इसे और करीब से देखा जा सके कि यह खजाना आखिर कितना बड़ा है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB Live और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।